हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट में अभी लग सकता है वक्त। इंतखाबात भी लग रहे हैं हनूज दूर। दौरानिया लॉकडाउन में इजाफा। आज दोपहर बाद यानी 2 बजे से पीर सुबह 6 बजे तक मुकम्मल बंदिशें। मुसाफिर, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, कारोबार व तिजारती मराकिज रहेंगे बंद। जहां एक तरफ इंतजामिया ने वीकेंड लॉकडाउन के नाम पर लगाई बंदिशें, लोगों को चलने फिरने में रही पाबंदियां, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों के अंदर हो रही है वायलेशन। समाजी दूरी का नहीं रखा जा रहा है ख्याल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेजबान सईद रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे हम हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि इस पे बात करें तो जम्मू कश्मीर की सियासतदानों के साथ साथ यहाँ की आवाम की भी नजरें जो है वो लगी हुई है हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि इंतखाबात की जब भी बात होती है तो हदबंदी कमीशन का जिक्र पहले ही आता है। मगर हदबंदी कमीशन की बात करें, जिस तरह कमीशन काम कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुकर्रर वक्त में हदबंदी कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकता है। और अभी की बात करें तो 10 मरहलों पे अभी काम होना बाकी है हदबंदी के हवाले से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाना है और कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां पे ज्यादा वोटर हैं उनको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है मुंतकिल करना है। इन सारी चीजों की अगर बात करें तो अभी भी इस पे काम हो रहा है और जिस तरह काम होना चाहिए था, क्योंकि 45 दिन का वक्त रह गया है। अगर हम जो टाइम दिया गया था, जो मुकर्रर वक्त किया गया था, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये मुकम्मल तौर से पब्लिक डोमेन में आ सकती है। अगर हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट वक्त पे नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि इंतखाबात नहीं हो सकते हैं, इंतखाबात में भी फिर ताखीर हो सकती है, क्योंकि यहाँ लोगों की डिमांड भी है और यहाँ की हर एक सियासी जमात का बार बार ये कहना है मरकजी सरकार से या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जम्मू कश्मीर में अब इंतखाबात कराए जाए, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वही बात करें हदबंदी कमीशन के हवाले से, जब तक कमीशन मुकम्मल तौर पर अपना काम नहीं करेगा तो इंतखाबात कैसे हो सकते हैं। अगर हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट में वक्त लग सकता है तो इसका ये मतलब हुआ कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल दूर दूर तक इंतखाबात नजर नहीं आ रहे हैं। और हम इस पे बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी से हम राब्ता कायम करें, बराह रास्त उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ही जानना चाहेंगे इस कमीशन के हवाले से, हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म है इंतखाबात को लेकर और कहीं ना कहीं मई जून में इंतखाबात की बातें भी कही जा रही है कि मई या जून में इंतखाबात हो सकते हैं, जिस तरह जो अफवाहों का बाजार गर्म है। और दूसरी तरफ हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अब रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में आएगी। तो हिलाल खैर मकदम है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो रिपोर्ट को वक्त लग सकता है, जिस तरह जो काम अभी हदबंदी कमीशन कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि मुकर्रर वक्त में हदबंदी कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल करेगा। देखिए रूफ, कमीशन की डेट का ताल्लुक है, मार्च के वस्त में ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन क्या ये मार्च के वस्त में हदबंदी कमीशन अपनी रिपोर्ट दे पाएगी उस पर अभी सवाल निशानी है। क्योंकि जब हम अभी भी हालात देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो अभी भी हदबंदी कमीशन ने जो अभी तक काम किया हुआ है उसका बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। और लमसम में जो प्रोटोकॉल है, एक प्रोसीजर है काम करने का, जब हम उस पर नजर डालते हैं
तो पता चलता है कि अभी भी तकरीबन 8 मराइल से इस कमीशन को गुजरना होगा। यानी जो 20 दिसंबर साल 2021 को मीटिंग हुई थी जिसमें एसोसिएट मेंबर्स को तलब किया गया था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी उसमें शामिल हो गए थे, तो उस मीटिंग के बाद जो है अब अगला मरहला जो है उसमें एसोसिएट मेंबर्स की दूसरी निशस्त होगी और उस निशस्त में एसोसिएट मेंबर्स के साथ बाज़ाब्ता तौर पर जो नक्शाकारी है या नक्शेनिगारी है उस हवाले से उन्हें तफासिल दी जा सकती हैं और उसमें 90 के करीब जो असेंबली सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं उसके हवाले से भी उनके साथ जो डेटा है वो शेयर किया जाएगा डिलिमिटेशन कमीशन की जानिब से। और उसके बाद ही तीसरा मरहला भी होगा और उस तीसरे मरहले में सेक्रेटेरिएट को कमीशन की जानिब से एक हिदायतनामा जारी होगा जिसमें एसोसिएट मेंबरान को वर्किंग पेपर यानी जो हार्ड कॉपी है, जो अभी तक का डेटा उन्होंने तैयार किया होगा उसका हार्ड कॉपी डिलिमिटेशन कमीशन की जानिब से फिर उन्हें फराहम किया जाएगा और उन्हें वो घर के लिए दिया जाएगा ताकि वो घर में उस रिपोर्ट को ठीक तरह से पढ़ें और पढ़ने के बाद उसके बाद उनसे तजावीज जो है हासिल की जाएगी। फिर चौथे मरहले में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर को हिदायत जारी की जाएगी जिसमें उनसे कहा जाएगा कि आप जितना भी इलेक्टोरल डेटा है जम्मू कश्मीर के अंदर या मैप अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी का, चाहे वह असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, तो उस हवाले से उन्हें कहा जाएगा कि आप डेटा को इस एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर करें और उसके बाद एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया जाएगा। ये प्रपोजल होगा, ये हतमी रिपोर्ट नहीं होगी और उस ड्राफ्ट प्रपोजल को न सिर्फ जो एसोसिएट मेंबर्स की तजावीज के साथ जोड़ा जाएगा बल्कि जो ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया होगा डिलिमिटेशन कमीशन की जानिब से उसके साथ से मैच किया जाएगा और उसके बाद उसे पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा और पब्लिक डोमेन में डालने से पहले इसको नेशनल गैजेट में भी और स्टेट गैजेट में भी उसको शाया किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के 2 बड़े अखबारात में कम से कम इस हवाले से तशहीर होगी। और न सिर्फ इतना, उसके बाद पब्लिक से भी एक ओपिनियन ली जाएगी और पब्लिक के दरमियान भी ये कॉपियां जो है वो दस्तयाब रखी जाएंगी और इस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं और उसके साथ साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर है उनसे भी कहा गया है कि वो उन कॉपियों को यानी जो तजावीज लोगों की जो तजावीज एसोसिएट मेंबर्स की जानिब से ली गई हैं और जो उन्होंने खदशात जाहिर किए हों और डिलिमिटेशन कमीशन की जो प्रपोजल रिपोर्ट होगी उसको आप शाया करें और पब्लिक के दरमियान उससे बांट दिया जाए। और साथ ही साथ उनसे यह भी कहा जाएगा कि अगर कोई भी फर्द आपको अप्रोच करे इस कॉपी के लिए तो किसी भी फर्द को बिला रंग और नस्ल जात-पात पार्टी से भारतीय बुनियाद से उठकर उन्हें दिया जाना चाहिए। और छठा मरहला जिसमें आम होगा यानी जब तजावीज दी जाएंगी छठे मरहले में फिर क्या हो जाएगा कि जम्मू और कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन की जानिब से अवामी दरबार सजाया जाएगा और इन पर्सन इसमें लोगों के साथ बातचीत होगी, लोग सवाल पूछेंगे और डिलिमिटेशन कमीशन के लोग जवाब देंगे। और उसके साथ 7वां मरहला जो होगा उसमें अवाम और मेंबरान की जानिब से सजेशंस देने के बाद जो कमीशन होगा वो जम्मू कश्मीर में अवामी दरबार का इनेकाद करेगा जिसमें अवाम के रूबरू लोग होंगे। और उसके बाद जो आखिरी मरहला होगा उस आखिरी मरहले में रूफ जितने भी तजावीज आई हैं या जितने भी सजेशंस आई हैं, जितने भी रिजेक्शंस आई हैं या जितनी भी चीजें अवाम की जानिब से उनको हासिल हुई होंगी उस पर एक बार फिर से बात की जाएगी और आखिरी यानी 8वीं मरहले में इस पर यहाँ रिपोर्ट बनाई जाएगी, हतमी रिपोर्ट बनाई जाएगी। और उस रिपोर्ट में जो डिलिमिटेशन कमीशन के एसोसिएट मेंबर्स हैं उन्हें कोई वोट नहीं होगा बल्कि सारा ताकत जो होगा वो डिलिमिटेशन कमीशन को होगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो 8 मराहिल का गुजरना है, 8 मराहिल से गुजरना है, क्या ये 40 से 45 दिनों के दरमियान हो सकता है? जब हम सियासी मुलाजिम के साथ बात करते हैं कि हिलाल जो 8 मरहलों की आप बात कर रहे हैं क्या इन पे अभी कोई काम नहीं किया गया है या शुरुआत नहीं हुई है? और जो दूसरी बात ये कि जिस तरह जो रफ्तार है ना डिलिमिटेशन कमीशन के काम करने की, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 45 दिनों में ये 8 मराहिल तय हो सकते हैं? देखिए रूप, मैंने पहले ही कहा कि जिन 8 मराहिल का मैं जिक्र कर रहा हूं ये 20 दिसंबर साल 2021 की उस मीटिंग के बाद जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान शामिल हुए उसके बाद के 8 मराहिल है। यानी इस पर अभी एक मरहले पर काम हो रहा है, बाकी 7 मरहले पेंडिंग है। तो इसी तरह से क्या ये 8 मरहले इस मुद्दत के दौरान मुकम्मल हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे अंदाजे और इशारे मिल रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने मार्च साल 2022 के वक्त में अपनी रिपोर्ट तैयार करने की बात कही थी, ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त में तैयार नहीं हो पाएगी बल्कि उन्हें और वक्त की जरूरत पड़ सकती है। और क्या
ये वक्त 1 साल का होगा, 6 महीने का होगा, 3 माह का होगा, कितना होगा वो हम नहीं बता सकते, उसका अंदाजा हम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जितना काम अभी इसका बाकी है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है और ये काम 40 से 45 दिन के वक्फे के अंदर अंदर जो है नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से ये खदशात बढ़ने लगे हैं, ये चीजें साफ होने लगी है कि अब इलेक्शन। आखिर में एक चीज जानना चाहूंगा मैं, अब जब हदबंदी कमीशन की बात हो रही है, 8 मराइल पे काम होना बाकी है, अभी शुरुआत हो चुकी है, 1 मराइल पे अभी काम चल रहा है, तो जो चीमा गोइया चल रही है इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो लीडरान बार बार कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि यहां पे इंतखाबात कराए जाए, अवाम को मुश्किलात है और कहीं ना कहीं अवाम की भी नजरें हैं कि कब इंतखाबात कराए जाएंगे। जब तक रिपोर्ट पूरी तरह मुकम्मल नहीं होगी तो इंतखाबात तो नजर ही नहीं आएंगे तब तक। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें मरकजी सरकार ने पहले से ही अपनी तस्वीर साफ की है कि जब डिलिमिटेशन कमीशन का काम मुकम्मल होगा उसके बाद ही इलेक्शन होंगे। तो इस तरह से अगर डिलिमिटेशन कमीशन के काम में जो अंदाजे लग रहे हैं कि उसमें टाइम लग सकता है, और अगर ये टाइम, ये 8 मरहले इस मुद्दत के दौरान मुकम्मल नहीं हुए और उसके बाद भी टाइम लगा, तो उसका मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्च के महीने के साथ ही, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, उसमें जरूर है कि उसमें फिर तवारत लग सकती है, उसमें मजीद वक्त लग सकता है। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी ये चीजें, ये तासुर पाया जा रहा था कि शायद वो अब इलेक्शन के हवाले से तैयारियां कर रही हैं, तो उसमें भी एक ब्रेक जो है उस प्रोसेस में भी लग सकता है। चले हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे और बात हो रही थी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से। इंतखाबात की बातें कही जा रही है मगर ऐसा लग नहीं रहा कि जो रिपोर्ट है वो मुकर्रर वक्त में मुकम्मल हो सकती है। 8 मरहलों पे अभी काम होना बाकी है, जिसमें अंदाजा लग रहा है कि इसमें और वक्त लग सकता है। यानी इलेक्शन जो है जो जैसे मई और जून की बात कही जा रही थी, ऐसा नहीं लग रहा कि मई और जून में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो सकते हैं। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे वीकेंड लॉकडाउन के हवाले से। तो इंतजामिया ने फैसला लिया है क्योंकि कोरोना के मस्बत मामला जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं और खासकर अगर वादी की बात करें तो पिछले कई दिनों से जो तादाद मामलात की आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा है और अमवात में भी अब कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है। इस वजह से इंतजामिया ने फैसला लिया है कि वीकेंड लॉकडाउन को अब एक्सटेंड किया जाएगा। यानी वीकेंड लॉकडाउन जो है वो आज यानी जुम्मा के दिन के 2 बजे से लेकर पीर की सुबह 6 बजे तक होगा और इस बीच में जो लॉकडाउन रहेगा मुकम्मल तौर पाबंदी रहेगी। कारोबारी इदारे जो है वो बंद रहेंगे, ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पे नहीं चलेगा। मगर आज के लॉकडाउन के हवाले से बात करें तो इंतजामिया के खिलाफ लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि सुबह 6 बजे जो सुबह वो घर से निकले थे, चाहे मजदूर की बात करें चाहे मुलाजिम की बात करें, घर से वो निकले थे काम करने के लिए और 2 बजे लॉकडाउन अगर लग गया तो उनको कितनी मुश्किलात हो सकती है, वो कैसे वापस अपने घर पहुंच पाएंगे। मजदूर को काम करना होगा, उसको 5 बजे तक काम करना है, मुलाजिम को भी ऑफिस जो है वो अटेंड करना पड़ेगा 4 बजे तक। तो लॉकडाउन जो है वो 2 बजे से शुरू करने का क्या मकसद है। और इसके साथ साथ ये भी बताया कि आज जुम्मा था और तवारीखी जामिया मस्जिद जो श्रीनगर की है वहां आज भी जुम्मा की नमाज अदा न हो सकी और लगातार 25 ऐसे जुम्मा हो गए जहां पे वहां नमाज अदा नहीं हो सकी। लोग किस तरह बात करें इस वीकेंड लॉकडाउन के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर डर के देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया है जिसके मुताबिक आज 2 बजे से लेकर सोमवार 6 बजे तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा। ताजर मैं कहना चाहूँगा इस पर कि जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया, वीकेंड लॉकडाउन जिसको गवर्नमेंट बोलती है और जो हमने इम्प्लीमेंट भी पिछले हफ्ते किया, तो कुछ हद तक हमारी समझ में आया। लेकिन जो आज का लॉकडाउन है 2 बजे से बंद करना हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। हालांकि जिन्होंने ये फैसला लिया है पढ़े लिखे लोग हैं, हम दुकानदार अनपढ़ लोग होते हैं, ये जो भी फैसले लेते हैं तो अपने हिसाब से ही लेते हैं। लेकिन जहां तक हमारी अनपढ़ी का सवाल है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी सोच से भी ये बाहर है। कल शाम को हम यहाँ घर से आए तो हमने दुकान खुले छोड़े तो पुलिस आ गई तो दुकान बंद कर दो 2 बजे के बाद।
लेकिन अगर क्या पहले ही उन्होंने बताया होगा कि कल छुट्टी है, हम चलिए नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे बजट के हवाले से। तो अगले आने वाले दिनों में अब मरकजी सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा और सबकी नजरें इस बजट पे रहेगी, जहां कई रियासतों में इंतखाबात भी हो रहे हैं और इंतखाबात में भी बजट पे जरूर नजर रहेगी लोगों की। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पे भी अवाम की नजरें हैं बजट को लेकर, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद बड़े बड़े दावे जरूर किए गए थे मगर वो दावे पूरे नहीं हुए हैं। इस वजह से इस बजट को भी लेकर लोगों की नजरें जरूर रहेगी, क्योंकि लोगों का कहना है कि गरीब आवाम को गोना गो मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि आज की बात करें कीमतों में इजाफा, एशियाई खुर्दनी की कीमतों में इजाफा, इससे गरीब आवाम को मुश्किलात हो रही है। पेट्रोल डीजल को लेकर भी आवाम परेशान है। एजुकेशन सेक्टर के हवाले से भी बात करें तो लोगों का ये कहना है कि जो हायर स्टडीज़ को लेकर जो किताबें होते हैं, बुक्स हैं, उनकी जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो वालिदैन को भी अब बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तक कई ऐसे ही मामलात लोगों के हैं जो इस बजट को लेकर है और इस वजह से लोगों की नज़रें भी बजट पे हैं। लोग क्या कह रहे हैं बजट को लेकर, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बजट जो आने वाला है इससे काफ़ी सारी उम्मीदें सबको होती है, ख़ास तौर पर उस तबके की जो बिलो पॉवर्टी है उनके लिए ख़ुसूसन नज़र होती है कि बजट पे कुछ अच्छा हो। अगर आप देखेंगे कि आजकल महंगाई इतनी आसमान छू गई है कि गरीब तबके का खाना पीना ही मुश्किल हो गया, तो जीना तो साथ में मुश्किल है ही। एजुकेशन की अगर बात करें, एजुकेशन में शायद ही अब आगे 1-2 साल में पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। बड़ा डोल बजाया जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास ग्राउंड रियलिटी पर अगर देखें कहीं पे भी नहीं है। अगर आपने बजट देना है तो बजट ऐसा होना कि जो सबके लिए मफाद लेकर आए या फ़ायदेमंद हो। जैसे मैं छोटी सी मिसाल बताऊंगा। अगर आप देखेंगे तो आने वाले दिनों में जो बजट आने वाला है, काफ़ी सारे बजट से पहले हर साल बजट आता रहता है, तो मुझे नहीं लगता है उससे कोई फ़र्क पड़ा है। अब पिछले साल पिछले बजट से अभी तक का अगर देख सकते हैं कितनी महंगाई हुई है। एसेंशियल आइटम्स या पेट्रोल की बात करें तो 100 रुपये के ऊपर गया था, तो आप देख सकते हैं कि मुझे लगता है जो भी ये बजट इस साल आना चाहिए, एक तो यूथ के लिए खासकर एक पैकेज आना चाहिए जिसमें यूथ सेटल हो और जो इसमें एसेंशियल आइटम है उसमें कमी की जाए। अगर आप देखें, चलिए नाज़रीन, सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन एक्सटेंड किया और लोगों को कहा जा रहा है कि वो कारोबारी सरगर्मियां बंद करें, घरों में बैठे और जो प्रोटोकॉल दिया है सरकार ने उसका पालन करें। मगर क्या ये प्रोटोकॉल जो SOPs जो है वो लोगों के लिए हैं जो घरों से बाहर जाए, मार्केट में जाए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे वहां पे ही है या अस्पतालों में भी है? क्योंकि सरकार को अगर नजर रखनी है तो हर एक जगह पे नजर रखना बड़ा जरूरी है। अस्पतालों का क्या कुछ हाल है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पे लोग आए हैं इलाज के लिए, आप देख सकते हैं, ये विजुअल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कहां समाजी दूरी है, कहां SOPs और गाइडलाइंस है। ये वो जगह है जहां पे हर एक बीमार इलाज करने के लिए आता है। कोविड बीमार भी होगा, उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोग हैं वो भी आए होंगे इलाज करने के लिए। मगर ये देखिए कि तस्वीरें कैसी है। ये औरतें एक जगह खड़ी है, यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं, जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, यहाँ पे कोविड टेस्ट किए जाते हैं। अब देखिए भीड़ कितनी है, कहाँ पे समाजी दूरी रखी गई है और इंतजामिया ये सारा तमाशा देख रही है। हमने जब ये स्टोरी चलाई उसके बाद इंतजामिया कहीं मुतहरिक हुई और उन्होंने ये मामलात को देख रेख करना शुरू किया। हमारे साथी ज़हूर अहमद ने यही मामला जो सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम के हैं डॉक्टर अयूब, उन तक पहुंचाया और उनसे जानना चाहा कि आपके अस्पताल में लोग आते हैं मगर जो SOPs और गाइडलाइंस जिनकी आप बार बार बात कर रहे हैं और दोहाई दे रहे हो, वो SOPs और गाइडलाइंस आपके अस्पताल में कहां दिखाई दे रही है? बडगाम में भी केसेस बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमने स्ट्रिक्टली जो भी OPDs हैं, OPDs को हमने सारे कंसल्टेंट्स को, डॉक्टर्स को ये हिदायत दी है कि जब तक पेशेंट रैट सैंपलिंग करके ना आए उसका चेकअप नहीं होगा। तो उसके लिए हमने रैट सैंपलिंग और जो इन पेशेंट जो अटेंडेंट आते हैं अंदर जो वार्ड्स में मरीज दाखिल हैं
उनको उनके साथ जो अटेंडेंट हैं उन अटेंडेंट्स को भी हम रैट टेस्ट करके ही अंदर छोड़ते हैं। हाँ, अब ये एक मसला है कि जहां पर रैट सैंपलिंग हो रही है वहां क्राउडिंग ना हो, उसके लिए हमने अपने सारे जो यहाँ स्टाफ है उनको हिदायत दी है। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में जरा बात करेंगे वैक्सीनेशन के हवाले से और इसके साथ साथ बात करेंगे शुमाली कश्मीर का ये विभिन्न गांव है, बांडीपोरा जिला का विभिन्न गांव, जहां पे कहा जा रहा है कि गांव के जो तमाम बच्चे हैं वो वैक्सीनेटेड है और 15 बरस और 15 बरस से ज्यादा उम्र के की जो आबादी है वो वैक्सीनेटेड है। ये दावा किया है जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है बांडीपोरा की डॉक्टर मसरत इकबाल ने। और इस गांव के हवाले से अगर हम बात करें तो ये गांव तकरीबन 170 कुंभों पे मुश्तमिल है, जिसके बारे में कहा जा रहा है सरकारी तौर पर ये गांव की जो आबादी है वो फुली वैक्सीनेटेड है और ये मुल्क का पहला गांव होगा जहां पे 15 साल और 15 साल से जो जायद उम्र के बच्चे हैं उनको वैक्सीन किया गया है। वेव फर्स्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा जो असर था वो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में था। सबसे ज़्यादा 100 केसेस जो पहले आए वो बांडीपोरा से थे, तो इसलिए हमने बहुत कुछ सीखा इससे। फिर सेकंड वेव में कंट्रोल हो गया। तो पहले जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे, बहुत जगह रेजिस्टेंस दिखाई दी लोगों ने, कुछ जगह पत्थर भी मारे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता थ्रू मीडियम ऑफ आपके मीडिया के थ्रू फिर हेल्थ एजुकेटर्स घर घर गए और उन्होंने समझाया और फाइनली खासकर बांडीपोरा अगर देखा जाए वेव जो सेकंड वेव थी उसमें बहुत कम था और इस वक्त अगर देखें थर्ड वेव में भी उतना ज़्यादा यहाँ पर असर नहीं है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ जो कॉपरेशन लोगों ने किए, जो वैक्सीनेशन किया, क्योंकि देखा गया कि जो अभी जो गाँव है वेवन, वहाँ पर ये फार फ्लंग एरिया, यहाँ से 14 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा और मौसम ख़राब था तो हमने वहाँ टीम भेज दी। हम ये नाज़रीन, शहर खास की बात करें तो आलीकदल आग मुतासरीन को जिला इंतजामिया श्रीनगर की तरफ से इमदाद की गई है। आग की वजह से एक खातून की जान भी चली गई है और 2 और जख्मी है जो अस्पताल में जेर इलाज है। आज डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कमिश्नर श्रीनगर हनी बल्की जो है वो अपने अफसरान के हमरा आलीकदल गए थे और वहां पे उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया, लोगों से बात की और जो मुतासरीन है उनमें इमदाद भी तकसीम की। छोटा मोटा इमदाद होता है हमारे एसडीएफ से, जो डी साहब की तरफ से 4 लाख रुपए आपने जो डेथ हुई है उनको दे दिया और जो 5-5 हज़ार का नॉर्मल रेड क्रॉस का जो फिर उनको रिलीफ का 1,05,000 का मिलना होता है, फुली डैमेज, सीवियर डैमेज, वो सब चीज़ें हमने तो कर ली है। जो बाकी चीज़ें लवाजमत छोटी छोटी मदद होती है। मुझे यही फिर कहना है कि जब एक घर जल जाता है तो लाखों करोड़ों का, कश्मीर में तो आपको पता है दुनिया भर की चीज़ें होती है, उससे बढ़कर अफसोस ये होता है कि बच्चों की किताबें आजकल सर्टिफिकेट सब जल जाती है। 100 चीज़ें होती हैं हर घर में, उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती है। इमदाद थोड़ी सी हो सकती है लेकिन खुदा सबको बचे। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही आज की ग्राउंड रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।